ठीक है। तो चलिए ऑनलाइन सीरीज में हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है बेटा वो सीएसईआर नेट सेट लाइफ साइंसेस की बात कर रहे हैं ना। यहाँ हम पूरा का पूरा लाइफ साइंस सब्जेक्ट को कवर करेंगे और बताएंगे कि बायो के बच्चे क्या क्या कर सकते हैं, उनकी अपॉर्चुनिटी किस लिमिट तक जा सकती है, किस एक्सपांशन तक जा सकती है। बस एक बात है कि आपको अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा, तो यदि छोड़ देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है बेटा, चलिए। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया था प्रीवियस एग्जाम में कई बार हमने इसके बारे में डिस्कस भी किया था कि ये जो एग्जाम है बेटा बहुत ही इजी एग्जाम है। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं कि ये बहुत इजी एग्जाम है? क्योंकि ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं जो इतने सारे मार्क्स के हों और आपको मात्र दिलाना हो कितने नंबर के एग्जाम। ये देखो, आपको सिर्फ 200 नंबर लाने हो और 200 भी नहीं, सिर्फ 104 मार्क्स में आपका काम हो जाएगा। ठीक है। तो सीएसआईआर नेट के जो पैटर्न्स होते हैं बेटा वो 3A B C होते हैं। ठीक है। पार्ट ए में 20 क्वेश्चन होते हैं, पार्ट बी में 50 क्वेश्चन और पार्ट सी में 75 क्वेश्चन होते हैं। यहां से आपको 40 मार्क्स, यहां से 100 मार्क्स, यहां से 300 मार्क्स मिलते हैं। टोटल सीएसआईआर नेट के एग्जाम में 440 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। मुझे एक एग्जाम के नाम बताओ जिसमें 440 नंबर के क्वेश्चन आते हो और आपको सिर्फ 100% बनाने के लिए 200 नंबर, मतलब आधे से भी कम बनाना है। 45% क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है पूरे 200 नंबर लाने के लिए। और मैं तो कहता हूं कि इस एग्जाम में 200 नंबर तो कोई ला ही नहीं सकता ना। मैं ये कहता हूं अरे भाई तुम 440 ना लाओ, तुम 200 ना लाओ, तुम 104 ही ले आओ यार, 104। मुझे लगता है 104 इसका 25% ओनली। इस एग्जाम में आपको मार्क्स ऑब्टेन करने हैं टोटल 25%, मोर देन 100 मार्क्स आउट ऑफ 200। ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स का 50% आपको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा यदि आप जनरल और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो क्या कोई ऐसा एग्जाम आप जानते हैं जिस एग्जाम में आपको 500 या 400 नंबर के क्वेश्चन दे और आपको बोला जाए चल भैया तू 100 नंबर का बना और पास हो जा? कोई ऐसा एग्जाम हो भाई साहब तो मुझे ना प्लीज यूट्यूब पे अपलोड करने के बाद नीचे कमेंट करके मैसेज कीजिएगा। जैसे व्यापम हो गई, सीजीपीएससी हो गए, बेटा 100 नंबर के एग्जाम होंगे, 100 नंबर का पूरा बनाना पड़ेगा। 200 नंबर के होंगे, 200 नंबर का बनाना पड़ेगा। बट सीएसआईआर नेट एग्जाम ऐसा नहीं है, इसीलिए मैं इस एग्जाम को इजी कहता हूं। आपका फंडामेंटल देख लो यार, आपको क्या करना है, पार्ट ए से ज्यादा क्वेश्चन टच नहीं करना है, मात्र आउट ऑफ 20 में 4 क्वेश्चन बनाने हैं। पार्ट बी जो कि लाइन टू लाइन क्वेश्चन आती है वो 13 क्वेश्चन बनाना है और 26 मार्क्स आपको ऑब्टेन करने हैं। और पार्ट सी जो कि मेरा फेवरेट है बेटा, आज मैंने यदि सीएसईआर नेट क्वालिफाई किया है तो मेरे एनालिटिकल अप्रोच से किया है। यदि आपका एनालिटिकल अप्रोच बहुत अच्छा है तो यस आप 4 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत इजीली बना सकते हैं। मात्र 25 में से 17 क्वेश्चन बनाने हैं और आपको देखो 25 में से 17 मगर है कितना बेटा 75। अब बताओ 75 क्वेश्चन में से क्या आप 17 क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं? यदि नहीं बना सकते तो एक छोटी सी कटोरी, कटोरी में पानी और पानी में हमको डूब नहीं मरना है, हमको मुंह धोना है ताकि हम जाग सकें और बेहतर चीजों को एनालाइज कर सकें। इसीलिए तो मैं कहता हूं ये एग्जाम बहुत इजी है और मैं बहुत टैलेंटेड नहीं हूं, मैंने आसान से एग्जाम को क्वालिफाई किया है और मुझे पता है कि इस एग्जाम को क्वालिफाई कैसे करते हैं। तो इसके लिए आपको मेरी नीड होगी, आपको मुझसे जानना पड़ेगा कि इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी होती है। चलिए इनके कोर्सेज के बारे में हम बात कर लेते हैं, क्या क्या सब्जेक्ट्स आपके आते हैं। तो जैसे कि मैंने इसी साल का चार्ट लाया हुआ है बेटा, ये देखो सबसे पहले कैटेगरी 1 की बात करते हैं। कैटेगरी 1 मतलब होता है जेआरएफ। यदि आपको पीएचडी करना है तो बहुत अच्छे पे स्केल में आपका पीएचडी हो जाएगा, आपको पेमेंट भी देंगे और आपकी पीएचडी होगी। तो यहां देखो जूनियर रिसर्च फेलोशिप में क्या क्या कैटेगरी लाना है। तो जैसे आप अदर सब्जेक्ट का भी देख सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूं बेटा लाइफ साइंसेस का। तो लाइफ साइंसेस में आप यहां देखो ये जो है परसेंटाइल है बेटा, ठीक है। तो लाइफ साइंसेस में 99 परसेंटाइल फॉर अनरिजर्व, मतलब ये जो मार्क्स है वो ज्यादा से ज्यादा 104 से 110 तक के मार्क्स आते हैं। आप तो आपको पता होगा कि अभी मार्क्स रिलीज नहीं करते हैं, सीधा आपको इसी कैटेगरी के बेस पे दिखना रहता है। ईडब्ल्यूएस के लिए 96 हो गया, ओबीसी के लिए 96 हो गया, एससी के लिए 91 परसेंटाइल हो गया, एसटी के लिए 87 हो गया और पीडब्ल्यूडी के लिए 69। ठीक है। तो ये आपकी कैटेगरी है, मैं मार्क्स आपको बता दूंगा कि किस लेवल पे आप मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। मगर यदि आपको सेफ साइड रहना है तो इस एग्जाम के लिए ना आपको इतना बनाना पड़ेगा।
इतना बनाओ, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपका CSIR नेट क्वालिफाई हो जाएगा। डजेंट मैटर कि आपका LS क्वालिफाई होता है या फिर JR, बट आपको PhD करनी है तो थोड़े बहुत मार्क्स ज्यादा बनाने पड़ेंगे। ठीक है, अब कैटेगरी 2 आता है बेटा, ये असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी होती है। इसमें थोड़ा सा वैल्यू देखो चेंज हो जाता है, 98, 94, 93, 87, 83, 69। ये नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखेंगे, ये परसेंटाइल है। ठीक है, और परसेंटाइल की मैं अलग एक वीडियो बना दूंगा कि कितने नंबर पाने से आप जो है वो ये कर सकते हैं। अब देखो यार, मैंने ये मैप बनाया है कि भाई मैंने इस एग्जाम को क्वालिफाई कैसे किया। ठीक है, सबसे पहले आप हमारे या किसी भी चैनल के वीडियोस या लाइक IFAS कोचिंग हो गई या अकेडमी हो गया, किसी भी कोचिंग से ऑनलाइन वीडियोस देख रहे हैं, तो सबसे पहले आपको बेटा अपना खुद के लिए समझने के लिए कंटेंट बनाना है। तो वही सबसे पहला काम है, मेक योर नोट्स। आप अपने नोट्स बनाएंगे, और नोट्स ऐसे होने चाहिए कि बेटा वहां पे हम इंग्लिश और हिंदी जैसे चीजों से मगजमारी नहीं करेंगे। हमारा काम है कंटेंट को समझना। डजेंट मैटर कि आपका लैंग्वेज हिंदी है या इंग्लिश है। ठीक है, आपने जो समझा उसको आपने प्लॉट कर दिया। सेकेंड, कितने बार आपकी क्षमताएं कैपेबिलिटी है कि आप उस नोट्स को पढ़ सकते हैं। मैंने जब पहली बार मेरे फ्रेंड के नोट्स को, जो कि पाथफाइंडर इंस्टीट्यूशन से कोचिंग करके आई थी, उनके नोट्स को मैंने इतने बार पढ़ा कि मुझे पता नहीं कि मैंने कितने बार पढ़ा। लिटरली मजाक नहीं कर रहा हूं, मैंने उस नोट्स को इतने बार पढ़ा, मुझे कई चीजें समझ में नहीं आती थी, बट मैंने पढ़ा क्योंकि मुझे पता था कि इस कंटेंट से CSIR नेट क्वालिफाई करते हैं, तो मैंने बस उसी को फॉलो किया है। ठीक है भाई, तो यहां पे मैंने बेटा नोट्स को बार बार रीड किया, और रीड करने के बाद जो सबसे बड़ा पड़ाव है किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ता है। मुझे लगता है ये चीजें नहीं दिख रही, तो कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूं, ये क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, आपका जो सबसे बड़ा जो पड़ाव है, जो स्टेजेस हैं, स्टेप्स बोलेंगे, वो 3rd नंबर का स्टेप है, कितने बेहतर तरीके से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। चाहे आप PSC एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हो, चाहे आप CSIR नेट एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हैं, PGT एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबसे बड़ा जो फंडामेंटल होता है वो है आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको एक बेहतर अचीवमेंट मिल सकती है। और उसके बाद जब आपके तीनों लेवल हो जाए, मेक योर नोट्स, रीडिंग नोट्स एंड देन क्वेश्चन प्रैक्टिस, अब आपको यदि अच्छे मार्क्स और गेन करने हैं, हालांकि नोट्स इतने 3 स्टेप से तो हो जाएंगे काम। अच्छा, क्वेश्चन में भी 2 लेवल है बेटा। सबसे पहले आपको करना है PYQS, फिर आपको न्यू एनालिटिकल क्वेश्चन करने, मतलब पहले तो आप क्वेश्चन बना लो PYQ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। और इसके लिए भी मैं बुक आपको बता देता हूं, पाथफाइंडर का जो टेस्ट एंड इवोल्यूशन की बुक आती है, बेस्ट बुक, क्योंकि मैंने उसी बुक को पढ़ करके अपना CSIR नेट क्वालिफाई किया है। ठीक है, बेस्ट बुक फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस। उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा रेफरेंस बुक की तरफ जाना पड़ेगा। यदि आप बहुत नए हैं और रेफरेंस बुक नहीं पढ़ सकते हैं, लाइक लेनिजर की बुक हो गई, गिलबर्ट की बुक हो गई, तेजन जाइगर हो गया, बुकानन की बुक हो गई, ये फॉरेन राइटर के बुक्स होते हैं जिनके सीधे सीधे जो इनके थ्योरीज और कॉन्सेप्ट होते हैं वो सीधा क्वेश्चन आता है। तो यदि आपको डायरेक्ट टारगेट करना है तो उसके लिए तो बेस्ट है। बट यदि आप किसी लोकल कॉलेजेस से स्टडी किया हुआ है, या फिर आपके MSc कोविड के टाइम में क्रॉस हुआ है गुजरा है, तो उस केस में आप ये कर सकते हैं कि पहले पाथफाइंडर की थ्योरी बुक पार्ट 1 एंड पार्ट 2 पढ़े। वो पढ़ लेंगे तो मुझे लगता है कि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्डअप हो जाएंगे, और उसके बाद फिर आप रेफरेंस बुक की तरफ जा सकते हैं। तो सुदेश सर का फंडा क्या है? सुदेश सर का फंडा है बेटा 4 स्टेजेस। सबसे पहले आपको अपने नोट्स बनाने हैं। उस नोट्स को एक बार नहीं 1000 बार आपको पढ़ने हैं। 1000 बार नोट्स को आई एम सो सॉरी, 1000 बार नोट्स को पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होगी, जो कि सबसे मेन स्टेप होता है। और उसके बाद यदि और भी आपको मार्क्स लाना है तो उसके लिए आपको रेफरेंस बुक पढ़ना पड़ेगा। ठीक है भाई साहब, समझ में आ रहा है ना? यदि ये चीजें समझ रहे हैं तो बिना पैसा दिए आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। बस मेहनत आपको करना होगा। सुदेश सर मेहनत नहीं करेंगे, मैंने कर लिया, मुझे अचीवमेंट मिल गई, अब आप कीजिए, आपको भी अचीवमेंट मिलेगा। जिस दिन मिल जाए उस दिन सुदेश सर से मिलने जरूर आएगा। ठीक है, मिलने आ जाएगा, अभी बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए।
तो जैसे हम लाइफ साइंस की बातें कर रहे हैं बेटा, तो लाइफ साइंस में जो हमारा फंडामेंटल सीक्वेंस होता है कि आपको किस स्टेजेस में आपको चीजें कवर करनी है, तो मैंने आपको बताया था पहले भी कि सबसे पहले आप जब CSIR नेट की तैयारी करते हैं तो आपका पहला जो सब्जेक्ट होना चाहिए वो होना चाहिए बायोकेमिस्ट्री, जिससे मैंने पीजी किया है ठीक है। सेकंड नंबर पे आपका जो सबसे आसान जो सब्जेक्ट है वो है सेल बायोलॉजी। बायोकेमिस्ट्री सेल बायोलॉजी बहुत अच्छा है, थोड़ा बायोकेमिस्ट्री टफ लगेगा बट कोई नहीं, इसके मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें बहुत सारे कंटेंट, इवन लोकेश्वर सर हमारे अदर चैनल में वो कंटेंट बना रहे हैं, तो उसको आप देख सकते हैं। दूसरा, तीसरे नंबर पे आता है बेटा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, क्योंकि सेल बायो और मोल बायो से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और ये आसान भी हैं। मैंने इनका सीक्वेंसिंग इसलिए नहीं किया कि आसान है, मैंने इसलिए किया है कि आसान होने के साथ साथ इनका जो वेटेज है बहुत अच्छा है, और उसके बाद में एक खतरनाक सब्जेक्ट पढ़ना है जो कि मुझे बहुत मजा आता है, क्योंकि मैंने पहली बार जब CSIR नेट क्वालिफाई किया था तो उस समय मैंने इसके कारण किया था। एक तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी, दूसरा प्लांट फिजियोलॉजी आएगा 5वें नंबर में। तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, क्योंकि इससे नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, लाइक ड्रोसोफिला हो गया, एम्फीबियन के डेवलपमेंट हो गई, ठीक है, फेथ ऑफ जर्म लेयर हो गए, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, सी लिगेंड के डेवलपमेंट आते हैं। तो ये 4 सब्जेक्ट सबसे पहले कवर कीजिए। उसके बाद में 5वें नंबर में आता है बेटा आपका जेनेटिक्स, ठीक है, और जेनेटिक्स के बाद आता है आपका प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है, यहां से आपको कवर करना है प्लांट फिजियोलॉजी। 7वें नंबर में आपको इकोलॉजी एंड डाइवर्सिटी कवर करना है, जिसमें इवोल्यूशन भी ऐड कर सकते हैं आप, ठीक है। और हाँ, अदर एग्जाम में एनिमल फिजियोलॉजी का वेटेज ज्यादा होता है, बट CSIR नेट में एनिमल फिजियो का वेटेज थोड़ा कम होता है, इसीलिए मैंने उसको 8th नंबर में रखा है। यदि आप चाहते हैं कि पूरे सब्जेक्ट्स को कवर ना करूं, मैं कुछ चुनिंदे सब्जेक्ट्स को पढ़ूं, तो मैं कहूंगा कि पहले आप शुरू के टॉप 6 सब्जेक्ट को कवर कर लीजिए। यदि आप टॉप 6 को बहुत अच्छे से करते हैं तो मुझे लगता है कि आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। 8th नंबर में आ गया आपका एनिमल फिजियो, और उसके बाद में 9th नंबर में इसको मैंने माइनर रखा है बेटा, क्योंकि यहां से जो क्वेश्चन आते हैं वो आसान होते हैं, बन जाए तो अच्छी बात, और नहीं तो एकदम टफ लेवल के आते हैं जो कि आपके टेक्निक के साथ में, एक्सपेरिमेंट के साथ में लेबल्ड होते हैं। और लास्ट है बायोकेमिकल टेक्निक, जिसमें आपने बहुत सारे सर्कुलर डाइक्रोटिज्म हो गया, एलाइजा हो गई, या दुनिया भर के जो बायोकेमिकल टेक्निक, सेंट्रिफिकेशन, ये वो ऐसा वैसा, वो सब यहाँ पे आता है। और दिक्कत क्या है कि जो आपके टेक्निक से क्वेश्चन आते हैं वो प्लाज्मिड, TI प्लाज्मिड एंड RI प्लाज्मिड से ज्यादातर बनते हैं और आसान होते हैं, मगर यहाँ जो अदर क्वेश्चन आता है वो बहुत टिपिकल होता है। तो क्यों ना इन चीजों को अवॉइड करें और जो ज्यादा आसान है उनको पहले कवर करें। मैंने कई बार बताया कि भाई मेरे बच्चे, मेरे प्यारे से नन्हे से मुन्ने से बच्चों, यदि आपको लगता है कि आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है तो मैं कहता हूं पहले सॉफ्ट पोर्शन को कवर करो जो तुम्हारे टिप पे हो, जो तुमको आता है उसको पहले करो, जो नहीं आता उसको बाद में, ठीक है। बट हम क्या करते हैं, हम टिपिकल सब्जेक्ट को पहले पकड़ते हैं और उसी में डूब जाते हैं और मर जाते हैं, हमसे ये चीजें क्लियर नहीं हो पाती, तो ये हमको नहीं करना है, ठीक है। तो ये रहे बेटा टोटल आपके 10 सब्जेक्ट, जो कि लाइन टू लाइन देख लो, बायोकेमिस्ट्री है, सेल बायोलॉजी है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी है, उसके बाद में जेनेटिक्स हो गया, प्लांट फिजियो हो गया, इकोलॉजी हो गई, डाइवर्सिटी हो गया, और एनिमल फिजियो, देन इम्यूनो, और लास्ट में बायोकेमिकल टेक्निक्स। बुक की बात करें तो मैंने कई बार अभी अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया था कि आपको ना सबसे पहले तो 4 बुक, हालांकि पाथफाइंडर के तो सबसे, मैं बोलूंगा CSIR नेट के लिए सबसे बेस्ट बुक है, बट इसके भी बहुत सारे मॉड्यूल्स आते हैं, आपको सिर्फ 4 बुक्स खरीदने हैं। देखो बेटा, इंग्लिश मीडियम में होती है, इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं भी खुद हिंदी मीडियम से हूं यार, बट इंग्लिश मीडियम के कंटेंट हमने पढ़े हैं और इंग्लिश मीडियम में हमने क्वालिफाई किए। फिजिक्स वाला में हम इंग्लिश मीडियम के टीचर थे, और आज भी जब हम MSc को पढ़ाते हैं प्रॉपर इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना रहता है, क्योंकि आज का जमाना जो है हिंदी मीडियम का नहीं है। यदि आपका मीडियम हिंदी है तो इसे आप चेंज करें, क्योंकि इसके अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो लाइफ साइंसेस का बेटा एक आता है पार्ट 1, एक आता है पार्ट 2। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के बुक्स, ये थ्योरी बुक है बेटा, ये दोनों जो है थ्योरी बुक है, और उसके साथ मैंने कहा ना PYQ के लिए ये आ जाएगा, प्रीवियस ईयर टेस्ट एंड इवैल्यूएशन की बुक आती है, और एक सस्ते क्वेश्चन आते हैं MCQ, 1 लाइनर क्वेश्चन। ये 4 बुक खरीदो, ताबड़तोड़ मेहनत करो,
देखना एक दिन तुम्हारा CSIR नेट एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। अभी बोलोगे सर थैंक यू वेरी मच ठीक है चलिए आगे बात करते हैं। ये तो हो गई कंटेंट की बात। यदि आपको सीजी सेट मतलब ये थ्योरी बुक तो नेट और सेट दोनों के लिए काम आएगा, मगर साथ में आपको सीजी सेट के लिए भी कंटेंट और क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए, तो मैं तो कहता हूं एक तो आपको ना पाथ फाइंडर की थ्योरी बुक तो परचेस करनी है, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बेसिक क्वेश्चन आते हैं। सेट के लिए आता है बेटा बेसिक, ठीक है, क्वेश्चन आता है। और अभी जो सेट एग्जाम हुआ था ना वो तो भाई मैं क्या बोलूं, सेट के नाम में धब्बा था, बट कोई इशू नहीं है। एग्जाम जैसा भी हो हम सिली मिस्टेक करके डूब जाते हैं। हमको लगता है पेपर बहुत आसान आया है, मगर उन आसान क्वेश्चन को भी हम नहीं बना सकते, तो हमारे पास कोई राइट नहीं है कि हम उसको आसान बोले। ठीक है, अब ये पहली बार मैं ऑनलाइन में रिवील कर रहा हूं कि आपको यदि सेट एग्जाम क्वालिफाई करना है तो क्या करना पड़ेगा। एक तो पाथफाइंडर की बुक आपको रखनी पड़ेगी, और इस पाथफाइंडर की बुक से आपको हायर लेवल की बायोलॉजी जो कि CSIR नेट के लिए अच्छा होता है वो तो आपको मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन प्रैक्टिस बेटा MTG करेंगे, हालांकि ये PGD एग्जाम के लिए भी बहुत अच्छा होता है, तो MTG की बुक भी आप परचेस करेंगे, बहुत सस्ते मिलता है, 300-400 मिलता है। पूरे 38 चैप्टर, क्लास 11 क्लास 12 के 38 चैप्टर, ये एक्चुअल में नीट की बुक है। पूरे क्वेश्चन कर लो, आपका जो सेट एग्जाम है बहुत आसानी से निकल जाएगा। प्लस यदि आपका बीएड हो चुका है तो आप PGT के एग्जाम को भी क्वालिफाई कर सकते हैं। और उसके बाद आता है बेटा तुम्हारा एलन बायोलॉजी। एलन बायोलॉजी का मॉड्यूल बेस्ट बुक है, क्या बोल रहा हूं मैं, बेस्ट बुक है ये। यदि आप इसको पढ़ लिए ना तो ये मान के चलिए कि आपका पूरा बेसिक बायोलॉजी कवर हो गया। इसके 8 मॉड्यूल्स होते हैं, 8 बुक आती है, 2 से 2,500 में आपको मिल जाएगा। ये 3 बुक पढ़ लो, सेट आपके हाथों में आ जाएगा। और नहीं तो हमारा जो पुराना पेड कोर्स जो कि लोकेश्वर सर हैंडल करते हैं उसको आप देख सकते हैं। अब वो मेरा नहीं है, सर ही हैंडल करते हैं, क्योंकि मैं कोई भी पेड कोर्स है सब सेल नहीं कर सकता। तो बेस्ट बुक फॉर सीजी सेट, आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और ये पहली बार ऐसा मैं दे रहा हूं सेट के लिए बढ़िया वाला बुक। ये 3 बुक आप परचेस कीजिए, मजा आ जाएगा आपको, मगर हाँ पढ़ना पड़ेगा भी। ठीक है, दूसरी बात, जो हम अपने ऑफलाइन जो सेशंस होते हैं उसमें हम ये 2 चीजों के बारे में बात करते हैं। पहला कंफर्ट जोन, और दूसरा रिस्क। आपको पता ही है कि जितना ज्यादा आप कंफर्ट जोन में रहेंगे आपके अचीवमेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो उतना ही कम होगी। दैट मीन्स यदि कंफर्ट जोन ज्यादा है तो मुझे लगता है सक्सेस मिलने का रेशियो कम होगा। तो थोड़ा सा ना बेटा आपको ना कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। ठीक है, मैं हिंदी मीडियम का बच्चा, मैं कैसे पढ़ लूंगा, एक बात। दूसरी बात, मेरी MSc तो बहुत बेकार हुई है, मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं उस समय, ये लॉकडाउन रहा जिसके कारण मैंने पढ़ नहीं पाया। दूसरी बात, आपको लग रहा है कि अरे यार इंग्लिश की चीजें मुझसे कवर नहीं हो पाती और CSIR नेट बहुत टफ होता है, ऐसे बहुत सारे ब्ला ब्ला एंड ब्ला बहानास होते हैं जिसके कारण हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आते। और मैंने देखा है बेटा छत्तीसगढ़ MP के बच्चे जो है उनमें ये कंफर्ट जोन वाली रिस्क बहुत ज्यादा होती है। हम मात्र बीएड कर लेते हैं और उसके बाद में बस PGT की तैयारी करते हैं, वर्ग 1 वर्ग 2 वर्ग 3 की बातें करते हैं, कभी भी हम हायर लेवल का सोचते नहीं। तो भाई आपसे रिक्वेस्ट है, जैसे मेरे 2 हाथ 2 पैर एक सर है एक मुंह है, वैसे ही आपके भी है ना। मैं नहीं कहता कि मैंने बहुत बड़ी अचीवमेंट की है, छोटा सा अचीवमेंट मैंने किया है, और उन्हीं अचीवमेंट्स को मैं बता रहा हूं कि कैसे करते हैं। तो यार इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना पड़ेगा। जिस दिन आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाएंगे उस दिन ये मान के चलिए कि आपको सक्सेस मिलने का जो रेशियो है वो ज्यादा हो जाएगा। दैट मीन्स कंफर्ट जोन के रेशियो को आपको कम करना पड़ेगा और रिस्क के रेशियो को बढ़ाना पड़ेगा। आप क्या कर सकते हैं, लोग 8 घंटे पढ़ते हैं, आप 10 घंटे पढ़ो। लोग रात में सो जाते हैं, आप मत सो। क्या पता आज का आपका ना सोना कल आपके बेहतर लाइफ के लिए एक बड़ा स्टेप हो। और जब लोग स्ट्रगल कर रहे होंगे तो आप सुकून से सो रहे होंगे, क्योंकि इनिशियल लेवल में आप स्ट्रगल ज्यादा कर सकते हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे रिकॉम्बिनेशन का रेशियो कम होता है, वैसे ही जैसे जैसे एज बढ़ता है आपके स्ट्रगल का जो पावर है, ठीक है ना, वाइटल जो फोर्स होता है, जो कि हमारे लमार्क ने कहा है कि वाइटल फोर्स जितना ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा सर्वाइव करने के लिए कैपेबल होगा। तो ये सभी चीजें यार बायोलॉजिकल है, आप बायो के बच्चे हैं, आपको इतना तो मालूम होना ही चाहिए।
तो आज से कसम खाओ कि भैया हमको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, ज्यादा से ज्यादा हमारा रिस्क मैनेजमेंट करना है और चीजों को क्वालिफाई करना होगा। तो याद रखें, जब भी आपके माइंड में आए कह रहे यार इस जोन से मुझे नहीं हटना है, तो समझ जाना कि आपका सक्सेस वहीं पे रुका हुआ है। बोलते हैं ना, निर्मल बाबा बोलते हैं कि भाई समोसा और चटनी खाओ तो कृपा बरसेगी। तो भाई कंफर्ट जोन को भूल जाओ, रिस्क को अपनाओ, तो हो सकता है कि कृपा बरसे। समोसा चटनी खाने से कृपा नहीं बरसती है।